अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। कोई मसला हो, कोई मसाइल हों, उसके हल की बात हो, हमेशा से न्यूज़ नाइट प्रोग्राम आपकी खिदमत में हाजिर रहता है और शहर फैसलाबाद के बासियों को बर वक्त इतला, मुतला और एहतियाती तदाबीर के हवाले से भी जो मसाइल या कोई वबाई मर्ज़ आए तो उसके हवाले से बताता है। एक दोबारा से चीज़ जो है वो इस वक्त बाज़ गश्त है और एयरपोर्ट्स के ऊपर भी सप्लाई हो रही है कि मॉन्की पॉक्स जो कोविड के बाद एक टर्म आई थी, लेकिन उसके बाद इसका बोलबाला उतना नहीं हुआ, लेकिन दोबारा से अब बात गश्त सुनी जा रही, हर तरफ ये सुना जा रहा है कि मॉन्की पॉक्स जो है वो सर उठा रहा है। तो इस पर एयरपोर्ट पर भी एहतियाती तदाबीर की जा रही हैं, स्प्रे की जा रही है, काउंटर्स बनाए गए। तो फैसलाबाद के अंदर कितना इसका ख़तरा है, इसकी एहतियाती तदाबीर क्या हैं, अलामात क्या हैं, वो सब कुछ बात करेंगे। सबसे पहले PMA के डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद, अलाइड बल्कि मेडिकल जो कॉलेज है उसके अंदर भी, फैसलाबाद मेडिकल कॉलेज में इसकी ख़ास तौर पर जो आगाही मुहिम है और एक सेमिनार है उसका अहतमाम किया जा रहा है। डॉक्टर इरफान से आगाज़ कर रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या हैं, सबसे पहले एक आम आदमी का सवाल होगा, मॉन्की पॉक्स की अलामात क्या हैं, कैसे होता है और इसके अंदर ख़तरात किस हद तक हैं, जानलेवा है या कुछ टाइम कंज्यूमिंग है, किस हद तक चीज़ें आगे लेके चलते हैं? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। जहाँ तक मॉन्की पॉक्स का ताल्लुक है, पहले तो उसका नाम देखिए, मॉन्की पॉक्स। ये 1958 में सबसे पहले बंदरों की किस्म में पाया गया कि उनके जिस्म पे दाने निकले और जब उसको इन्वेस्टिगेट किया गया तो वो मॉन्की पॉक्स उसका नाम दिया। फिर 1970 में सबसे पहले ह्यूमन में ये ट्रांसफ़र हुआ, यानी ये एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफ़र हो गया। अब जहाँ तक मॉन्की पॉक्स है, अब इसका नाम मॉन्की पॉक्स नहीं, एम पॉक्स कर दिया गया ताकि एक ख़ास जानवर की तरफ ना जाए। एम पॉक्स WHO ने कहा कि इसका नाम एम पॉक्स रख दिया गया। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो वही जो एक वायरल इन्फेक्शन में जो पीछे आपने कोविड में देखा और दूसरी इन्फेक्शियस डिजीज़ में देखा कि बुखार होता है, जिस्म में दर्दें होती हैं, सर दर्द होता है, ये सबसे पहली अलामतें हैं। ये तकरीबन 3 से 4 दिन इसी तरह उसको थकावट, बुखार, इस तरह की अलामतें आएंगी। उसके बाद जिस्म में ख़ास किस्म के दाने निकलने शुरू हो जाते हैं और ये दाने उसी तरह के होते हैं जिस तरह चिकन पॉक्स पे आपने देखे और स्मॉल पॉक्स में देखे, जो चीचक जो ख़त्म हो चुकी है, ये वैसे ही दाने हैं, लेकिन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है कि जो चीचक के दाने हैं वो पहले दाना एक जगह निकले, फिर वो ठीक हो जाते हैं, फिर दूसरी जगह निकलते हैं, फिर तीसरी जगह, इस तरह हर मुख्तलिफ जगह पे हर स्टेजेस के दाने जिस्म में मौजूद होते हैं। लेकिन ये अचानक सारे ही निकलते हैं, ये सारे जिस्म में एक जैसे दाने होते हैं। पहले कोई रेडिश से दाने निकलेंगे, फिर वो फूल जाते हैं, उनमें पानी बन जाता है, फिर वो दाने ख़त्म हो जाते हैं। अब ये जो पूरा प्रोसीजर है ये तकरीबन 2 से 4 वीक है। यानी कि तकरीबन 4 वीक तक ये दाने निकलते हैं और इनको पूरा मुकम्मल तौर पर ठीक होने में या हील होने में 4 वीक लगते हैं। अब जितनी देर दाने निकले हैं और जितनी देर बुखार था पहले 4 दिन, ये सारे का सारा वो पीरियड है जिसमें मरीज़ अपनी बीमारी दूसरों में ट्रांसफ़र कर सकता है। और ये बीमारी इस हिसाब से भी एक अछूती बीमारी है कि ये मरीज़ इंसानों में भी ट्रांसफ़र कर सकता है, जानवरों में भी ट्रांसफ़र कर सकता है। यानी अगर वो जानवरों के साथ है तो उसमें भी ट्रांसफ़र कर सकता है। अब ये ट्रांसफ़र कैसे होती है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारी आवाम जानना चाहेगी। कोई भी मरीज़ जिसको मॉन्की पॉक्स है या एम पॉक्स है, उसके हाथ लगाने से, उसको छूने से, उसके साथ गले मिलने से, और अगर कोई कांटेक्ट है तो किस वगैरह करने से या सेक्सुअल कांटेक्ट से, ये एक शख्स से दूसरे शख्स में कन्वर्ट है। इसके अलावा अगर आप इकट्ठे बैठे हैं और आपके दरमियान डिस्टेंस 3 फीट से कम है तो फिर भी ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट, यानी जब आप बात करते हैं तो आपके मुंह से कुछ ज़रात के दाने निकलते हैं, तो उसके थ्रू भी ये फैल सकता है। तो इस वजह से ये हर तरीके से फैल सकता है। सेक्सुअल कांटेक्ट भी है, हाथ लगाने, गले मिलने, साथ खाना खाने से भी है, और सेक्सुअल कांटेक्ट से भी है। ये तीनों तरीक़ों से फैल सकता है। अब जिसको हो गया, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसने एहतियात करनी है। अरे डॉक्टर साहब, जैसे कोविड में, मैं माज़ूद अंदर क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ, जैसे कोविड था ना, वहाँ हमें बहुत ज़्यादा ख़तरा था कि देखें जी, वो अंदर लोगों एक पैनिक था क्योंकि एक नई तशख़ीस चीज़ थी। लेकिन ये जैसे आपने एक हिस्ट्री बताई इसकी, तो हिस्ट्री मौजूद है, तो इसके अंदर फिर उस हद तक तो डरना, खौफ की अलामात नहीं है कि बिल्कुल ही कमरे में बंद कर दें, खाना भी अंदर देना है, बाहर टोटल आइसोलेट कर दें, इसके साथ मिलना मिलाना, जो एक पूरी हमने देखी कोविड के अंदर। लेकिन उसके बाद भी डॉक्टर्स ने कहा कि इस हद तक इन चीज़ों को नहीं करना था, जितना लोग साइकोलॉजिकली भी इफेक्ट हुए उसके अंदर हमने देखे, हमने प्रोग्राम्स किए। तो इसको ज़रा यहाँ डिफाइन ज़रूर कर दें इस क्वेश्चन को। जहाँ तक इसका ताल्लुक है, मिलना मिलाना तो बंद करना पड़ेगा, क्योंकि जो दाने निकले हुए हैं उसके हाथ की हथेलियों पे भी ये दाने निकलते हैं। स्मॉल पॉक्स की और वो चीचक के दाने हाथ पे भी निकलते हैं, हाथ पे भी निकलते हैं। और अगर वो हाथ मुख्तलिफ जगह पे बाहर निकलता है, मुख्तलिफ जगह पे लगाता है,
तो वो तो फैलाएगा, वो कोई भी नॉर्मल शख्स वहाँ हाथ लगाएगा तो फैल जाएगा। इस वजह से इसको आइसोलेट तो करना पड़ेगा। इसको अपने घर में आइसोलेट कर दें, कमरे में आइसोलेट कर दें, हॉस्पिटल में आइसोलेट कर दें, ये पेशेंट पे डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे आइसोलेट होना पड़ेगा। सबसे बेहतरीन चीज़ है कि उसको ग्लव्स पहना दें और उसको टाइट कपड़े पहना दें, ठीक है, और वो मास्क यूज़ करे, और मास्क ऐसा यूज़ करे कि उसमें सुराख ना हो, यानी उसमें से एयर ना गुजर सके, तो फिर वो सेफ हो गया, वो बीमारी अगले किसी शख्स को नहीं फैला सकेगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसको मास्क दे दे, उसको ग्लव्स पहना दे और उसको कपड़े पहना दे, ताकि वो आगे बीमारी ना ट्रांसफ़र कर सके। हाँ, अगर जिस तरह हेल्थ केयर वर्कर है या कोई शख्स आप देख लेते हैं कि वो सोसाइटी में या कोई सफ़र करते हैं, वो हवाई जहाज़ में आते हैं, तो फिर आपको एहतियात ज़रूरी है, आपको मास्क भी लेना पड़ेगा। अगर फ़र्ज़ करें खुदा न खास्ता किसी ऐसे मरीज़ को आपने छू लिया, हाथ लगा लिया या आपने खाना प्रोवाइड किया, तो आप साबुन के साथ भी धो सकते हैं, हैंड सैनिटाइज़र के साथ भी धो सकते हैं। याद रखें, ये बीमारी माँ से बच्चे में भी ट्रांसफ़र हो जाती है। ओके, ये सबसे ज़्यादा ध्यान में सबसे रखना, जो प्रेगनेंट वुमेन है उनको ज़रा सेफ़ रखना है। और एक बात याद रखें, प्रेग्नेंट वुमेन में इस बीमारी के ट्रांसफ़र होने के चांसेस आम अशख़ास से ज़्यादा हैं, और जब प्रेग्नेंट वुमेन में आ गई तो वो बच्चे में भी ट्रांसफ़र हो जाएगी, तो बच्चे के लिए भी नुकसान हो सकेगा। अब जहाँ तक कि ये बीमारी कितनी ख़तरनाक है, ये सेल्फ लिमिटिंग है, यानी इसकी कोई दवाई नहीं है, कोई एंटीवायरल एंटीबायोटिक कोई चीज़ नहीं है, ये खुद ब खुद ठीक होती है। ये एक शख्स अगर बीमारी में मुब्तला हुआ है तो 4 वीक का सर्कल उसने पूरा करके फिर ठीक होना है, और उस वक्त तक वो शख्स बीमारी फैला सकता है जब तक सारे जिस्म में दाने ख़त्म होकर नॉर्मल जिल्द ना आ जाए। जब तक नॉर्मल जिल्द नहीं आती वो बीमारी एक शख्स से दूसरे शख्स और जानवरों में भी फैला सकता है, और ये जानवरों से इंसानों में भी ट्रांसफ़र हो सकता है। फ़र्ज़ करें आपने उसका फुजला उठा रहे हैं, कोई उसके यूरिन के साथ है, दूध के साथ है, कोई भी तो वायरल है, बहुत तेज़ी से वायरल, ये फैल जाएगी, ये उसके साथ भी फैलना शुरू हो जाएगा। मैं आपके पास वापस आऊँगा, हमारे साथ डॉक्टर मौजूद हैं एक और। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने के लिए भी। आप इसके ऊपर ज़रा थोड़ा सा ये बता दें कि जैसे डॉक्टर साहब ने बड़ा ब्रीफली इसकी आइडेंटिफिकेशन सब कुछ बता दिया, तो इसके प्रिकॉशंस के लिए अब क्या करना होगा? मतलब फॉर एग्जांपल मैं या आप जो सब हम अभी महफूज हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो इसकी प्रिकॉशन मैयज़ क्या हैं कि हम नहाएं तो कौन सा महलूल ज़्यादा इस्तेमाल करें कि जल्द के ऊपर आम रूटीन में भी जरासीम से हम इसको बचा जाए, और इसकी जो इंडिकेशन है वो कितनी देर तक वाज़े हो जाती है एक दिन लेकर, क्योंकि ये ना हो ना कि कुछ दिन बाद पता चले उतनी देर तक वायरल इन्फेक्शन के अंदर हम खुद शामिल हो जाएँ। जैसे इरफान साहब ने इस पर तफसील से बात की है कि ये बीमारी जो है पाकिस्तान की अपनी बीमारी नहीं है। आमतौर पे हमें उन लोगों में इसका शक ज़्यादा होगा जो बाहर के मुल्क से आए। इसका मतलब एक बंदा अगर बाहर के मुल्क से आता है और 20 से 15 दिनों के अंदर अंदर उसके बुखार, वायरस की अलामतें और साथ में छालके या ज़ख़म बन जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि उसको मोंकी पॉक्स हो गया। अब इसकी जो एहतियातें हैं, जैसे इरफान साहब ने तफसील से बात की है कि आप 2 तरह से कवर कर रहे हैं। एक तो आपने उसके सांस को कवर करना है मास्क के साथ, दूसरा आपने उससे फासला रखना है। उतनी सख्ती वाली प्रिकॉशंस नहीं चाहिए जितनी कोविड में थी। तीसरा, चूँकि ये जल्द के ऊपर छालके देते हैं तो आपने उसके छालकों से बचना है। तो आप उसको ग्लव्स पहना सकते हैं, आप उसको आइसोलेट कर सकते हैं। जहाँ तक उसकी अपनी ज़ाती हाइजीन का तल्लक है, उसका अपना नहाना, अलग से वाशरूम में नहाना, किसी भी एंटीसेप्टिक महलूल के साथ नहाने में हमें कोई हर्ज नहीं है। बल्कि हम समझेंगे कि अगर उसकी जिल्द जितनी ज़्यादा अच्छी हाइड्रेटेड रहेगी, जितनी उसके अंदर अकड़ाव, खिंचाव, खुश्की नहीं आएगी, उसके रिकवर होने के चांसेस जल्दी हैं। अच्छा, एक जो मैंने सवाल किया कि कितनी देर, फॉर एग्जांपल अगर आज होता है तो ये दाने कब तक यहाँ होंगे और इसका टाइम ड्यूरेशन क्या? क्योंकि ये लोग ये ना हो बुखार हो तो हम जिस्म तोड़ बुखार समझ लें या कोई और बुखार समझ लें, और दाने 2 दिन बाद उतनी देर में वायरल होकर दूसरों के लिए बाइस ख़तरनाक बन सकते हैं। 2 से 4 दिनों से लेकर 21 दिनों तक आमतौर पे हमने देखा है कि इसके दाने निकल सकते हैं, और जब निकल जाएं जैसे 4 से 6 हफ्ते चलेंगे। इसका मतलब है कि आपको हर वो मौजूदा ज़माने में जो बंदा जैसे बाहर के मुल्क से आया है, साथ में उसको बुखार की अलामतें हैं और साथ में उसको शक पड़ता है कि उसको खारिश है, जो दाने हुए हैं, तो फ़ौरन उसको चाहिए कि वो हेल्थ प्रोफेशनल को एक दफ़ा ऑन बोर्ड लेके पता ज़रूर कर ले कि ये आने वाले दिनों में ये मोंकी पॉक्स की अलामत के तौर पर तो ये ज़ाहिर नहीं होगा। अच्छा, एक और चीज़ बड़ा यहाँ में कि देखने वाले ये लोग ये हमसे ज़रूर पूछेंगे, बल्कि एक क्वेश्चन होगा सबके माइंड में, वो मैं मौके की मुनासिबत से पूछ लेता हूँ कि किन ममालिक में ज़्यादातर इसके अटैक्स या ख़तरात ज़्यादा, ताकि उन ममालिक से आने वाले अजीज़ों क़रीब से ज़रा थोड़ी सी रफ़ाकतदारी महदूद रखी जाए। अफ्रीका के बारे में कहा जाता है कि इसकी रीजन भी वहीं से थी, और अभी भी जहाँ जहाँ दुनिया में आपको जंगलात मिलते हैं या जहाँ से जंगलात के एरिया से अफ्रीका से
लोग ट्रैवल करके आ रहे होते हैं, उन्हीं ममालिक में इसका जो है वो अभी भी सेगमेंट ज़्यादा है। पूरी दुनिया की ये बीमारी नहीं है, पाकिस्तान में अभी तक इसके इतने केसेस नहीं है, तो हमें पहले ही से एहतियात करनी हो, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसके एयरपोर्ट्स पे काउंटर स्क्रीनिंग और बाकी सारे इंतजाम किए हैं। डॉक्टर साहब आपसे आखिरी सवाल होगा कि मेडिकेशन के अंदर कोई अभी तक चीज़ है, मतलब जैसे पैराडोल का इस्तेमाल बहुत की जिस्म तोड़ दवाई के लिए तौर पे किया गया, आपने प्रेगनेंट ख़वातीन का किया, तो एक बहुत बड़ा अहम सवाल पैदा हो जाएगा फिर एहतियात के लिए कौन, क्योंकि अगर हो जाता है खुदा ना खास्ता तो फिर कौन सी प्रिकॉशंस हैं, फिर कैसे बेहतरी की तरफ जाने के लिए इसका कौन सा रास्ता इख्तियार किया जाए? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने कि अगर किसी को हो जाए तो वो उसकी कोशिश होती है मुझे कोई ना कोई मेडिसिन मिले। याद रखें ये सेल्फ लिमिटिंग का मुराद है कि जो खुद ब खुद ठीक होनी। हाँ, अगर कोई पेचीदगियाँ आ जाएँ, जिस तरह सांस की बीमारी आ जाती है या CNS ब्रेन में मेनिंजेस की इन्फ्लेमेशन आ जाती है, तो फिर तो हमको मेडिसिन देंगे, अदरवाइज़ ये खुद ठीक होनी है। अगर आप एंटीबायोटिक देंगे तो इसके मर्ज़ बढ़ने का चांस ज़्यादा हो जाएगा। तो एंटीबायोटिक बिल्कुल यूज़ नहीं करनी, ये बैक्टीरिया की वजह से नहीं है। और दूसरे नंबर पर अगर आपको हो जाए तो आपने शेव नहीं करनी। अगर आप शेव करेंगे दाने छीले जाएंगे होंगे और वो पूरे जिस्म में फैल जाएंगे। वो पूरे दाने छोटे थे, थोड़े थे, वो पूरे जिस्म में फैलना शुरू हो जाएंगे। तो आपने इसके बीमारी के दौरान शेव भी नहीं करनी और कोई एंटीबायोटिक नहीं लेनी। हाँ, आप चंद एक पेन किलर वगैरह, इबुप्रोफेन वगैरह, इस तरह के छोटे मोटे पेन किलर ले सकते हैं, वो भी दर्द के लिए। अदरवाइज़ ये बीमारी खुद ब खुद ठीक होनी है। आप किसी अच्छे डॉक्टर से फॉलोअप रखें। अगर खुदा न खास्ता पेचीदगी आ जाती है तो फिर है कि हम उसको कोई और मेडिसिन देंगे। और याद रखें कि इसमें मोर्टेलिटी बहुत कम है। हाँ, ये मेरा मरीजों को अगर ये बीमारी होती है तो 3 मरीज़ों में ये जानलेवा साबित होती है। आपने देखा होगा कि चिकन पॉक्स अगर 100 होती थी तो 30 मरीज़ एक्सपायर कर जाते थे। इसी तरह चीचक भी है, उसमें मोर्टेलिटी ज़्यादा थी, लेकिन इसमें बहुत कम है, तकरीबन लेस दैन 10%, यानी आम तौर पर 3% मरीज़ हैं उसमें जानलेवा बीमारी होने का खदशा होता है। अदरवाइज़ ये बग़ैर किसी मेडिसिन के, बग़ैर किसी एंटीबायोटिक के, बग़ैर किसी स्टीरॉयड के ये खुद ब खुद ठीक होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये बड़ा अहम सवाल था आखिरी वाला कि क्योंकि जब एकदम से बीमारी लाहक होगी खुदा ना खास्ता, तो एकदम से एक पैनिक और डर और खौफ और फिर बहुत सारे मशवरे और टोट के सामने आते हैं, तो वहाँ कोई चीज़ आपने इस्तेमाल नहीं करनी। और ख़ास तौर पर साफ़ महलूल या जिस महलूल से भी नहाना चाहें, अपने आप को साफ़ सुथरा और क्लीन एंड टाइडी रखें और गंदगी से बचें। उसके साथ एक सबसे आम चीज़, मोर्टेलिटी बहुत कम है, अमवात की शरह बहुत कम है, तो इसलिए खौफ ज़्यादा नहीं होना, बल्कि ज़रा हौसले के साथ इस बीमारी को, इसका टाइम पीरियड पूरा करना है ताकि आप खुद भी महफूज रहें और बाकी महफूज रहें। एक ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। अब जब हम बात मॉन्की पॉक्स, एम पॉक्स की करें तो अस्पताल के मुख्तलिफ जगहों पे और ख़ास तौर पर यूनिवर्सिटी के अंदर भी हमने विज़िट करना। सबसे पहले हमारे साथ ब्रेक के बाद डॉक्टर मारूफ वैंस मौजूद हैं, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं और साथ मेडिसिन के ऊपर स्पेशलिटी है इनकी। तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। मारूफ, एक वबाएँ आती हैं लेकिन दोबारा से जैसे खौफ एयरपोर्ट्स पर नज़र आया है, स्प्रे शुरू हो गई हैं, इंतज़ामात हैं, क्या इतना ख़तरा है जितना आलमी दुनिया में इस पर WHO भी एक्शन में आया है, तो क्या कोविड की तरह कोई फैलाव का ख़तरा बहुत तेज़ी से है इसके अंदर? और मोर्टेलिटी के ऊपर कितना थोड़ा सा बता दें जरा, चीज़ें आवाम के लिए क्लियर हो जाए। देखें, अगर हम बात करें एम पॉक्स की या मॉन्की पॉक्स वायरस की, इसकी अगर सिविरिटी का अंदाज़ा लगाएं कि जिससे इससे मतलब मरीज़ों की डेथ हो सकती है, वो एज़ कम्पेयर टू कोविड बहुत कम है, ठीक है। और इसका स्प्रेड जो है, नंबर ऑफ़ रेशो जो है पर्सन टू पर्सन होना, एनिमल्स टू ह्यूमन होना, जानवरों से इंसानों की तरफ और इंसान से इंसान की तरफ जो स्प्रेड था मतलब कोविड में जो होता था, वो इसमें नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं है। इसलिए जो है ना, मतलब नो डाउट हमें एहतियात करनी चाहिए। बीमारी एक है, ये वायरल इन्फेक्शन नहीं है जिस तरह के हमारे दूसरे वायरल इन्फेक्शन थे, कोविड था, या प्रीवियसली हमारे पिछले दौर में स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स की वबाएँ फैल रही होती थी, उस तरह के ये उस फैमिली का एक वायरस है। तो इस पे हमें एहतियात करनी चाहिए। नो डाउट जो है हम अप्रिशिएट करते हैं, मतलब जो सेहत हेल्थ मिनिस्टर हैं, ये मतलब हमारा महकमा सेहत है, अच्छे वो जो मैटर्स हैं, ये प्रिवेंटिव मेजर्स ले रहे हैं, सेमिनार्स भी हो रहे हैं और हम लेक्चर्स भी हम डिफरेंट वार्ड्स में भी जाके दे रहे हैं ताकि लोगों की अवेयरनेस आए। हुकूमती लेवल से हम ये यानी कि एक्सपेक्ट करते हैं, उनसे डिमांड भी करते हैं कि जो है मुल्की सतह पे, नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे कुछ ऐसे TV प्रोग्राम्स का अरेंज करें जो है हमारे, जिससे हमारी आम आवाम को आगाही हो सके।
तो अपनी आवाम को, सुनने वालों को आप लोगों के प्रोग्राम की तवज्जो से एक थोड़ा सा इनकी आगाही दे दूं कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कि बहुत सारे लोगों को हमें ये नहीं पता होता कि इसके जो है अलामात क्या हैं। क्यों कोविड में हमने ये देखा, लोगों को जिस्म तोड़ बुखार होता है, पहले लोग ये समझ रहे थे कि जिस्म तोड़ बुखार है, ये कोविड नहीं है, और जब तक टेस्ट होता तब तक वो मेरे ख्याल हम 2-3 लोगों को फैला देते थे। सही है। तो इसमें अपने नाजरीन, अपने सुनने वालों के लिए, अपने नाजरीन के लिए सबसे पहले बताता चाहूँ, जो भी वायरल इन्फेक्शन होता है आम वायरल इन्फेक्शन की तरह इसमें भी बहुत तेज़ बुखार होता है, जिस्म में दर्दें नो डाउट बहुत ज़्यादा होती हैं। इसके साथ साथ जो इसकी एक और खासियत ये है कि जिस्म के डिफरेंट हिस्सों में गिल्टियाँ बन जाती है, स्पेसिफिकली ये गर्दन में, ये चिन के नीचे जो है, आपके आर्म पेट्स के नीचे आप में, तो ये गिल्टियाँ सख्त किस्म की, इसको आम हम टेक्निकली अगर मेडिकल लैंग्वेज में बात करें तो ये लिम्फ नोड्स इनलार्ज हो जाते हैं, जो इसकी खासियत है, जो इसको जो बाकी बीमारियाँ हैं, स्मॉल पॉक्स हैं, ये चिकन पॉक्स से डिफ्रेंशिएट करता है। ये गिल्टियाँ बनती हैं, बुखार का होना, जिस्म में दर्द होना, इसके साथ साथ इस पर जो है रैश बनती है, चेहरे पे रेडनेस आ जाती है, चेहरे से स्टार्ट होती है, फिर बाकी हिस्से पे, आपके चेस्ट पे, आपके हाथ पे, आपके पाँव पे रैश बनती है। रैश बनने के बाद ब्लिस्टर डेवलप हो जाते हैं, छाले बन जाते हैं, और छाले वो बड़े हो के फिर वो जो है वो वाली चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा पेशेंट को या देखने वालों को या मरीज़ को इटसेल्फ परेशान करती हैं। तो ये इसकी मेन चीज़ें थी, मतलब बुखार, दोबारा छाले बनने, रैश बननी, अब गिल्टियाँ बननी है जिसमें, तो ये इसकी अलामात हैं। लेकिन अगर इसको टाइमली ना देखा जाए तो इसकी पेचीदगियाँ काफ़ी बड़ी आती हैं। कोविड की तरह इसमें नमूनिया भी हो सकता है, पूरे जिस्म में जो है सेप्टिसीमिया भी हो सकता है। इसके अलावा एक इसकी और बड़ी जो कॉम्प्लिकेशन है, जो कोविड में तो नहीं थी, इसकी थी कि ये आंखों का इन्फेक्शन करती है, और बहुत ज़्यादा सीवियर हो तो अल्लाह ना करे इससे ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, इतना सीवियर किस्म का आंखों का इन्फेक्शन हो सकता है इससे। तो इसलिए इसको लाइट नहीं लेना। और एक और यहाँ पे बात बताता है कि जो इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड होते पेशेंट्स हैं, लाइक HIV जो पेशेंट्स होते हैं जिनमें एड्स होती है, उनको बड़ी जल्दी से ये जो है मतलब अपनी लपेट में लेता है, तो उनको एहतियात करनी चाहिए। प्रेग्नेंट हमारी वुमेन्स हैं, उनको एहतियात करनी चाहिए, उनमें इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ है, उनको इन्फेक्ट कर सकते हैं, और हमारे जो छोटे बच्चे हैं या हमारे बूढ़े हैं उनको इफेक्ट कर सकते हैं। तो इस स्पेसिफिकली इस टिपिकल एज में उनको जो है अवॉइड करना चाहिए। और हमारे जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, नर्सेज हैं, तो उनको जो है उनको अपने इस तरह के पेशेंट्स को हैंडल करते हुए, डील करते हुए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो हैं, PPEs जो थे वो प्रोटेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, ग्लव्स पहनना चाहिए, फिर जाके जो है ट्रीट करना चाहिए। एक हम आपने ये बहुत डिटेल में बहुत ही ग्रास रूट लेवल पे चीज़ें बता दी हैं। प्रिकॉशंस होगी, पता चल गया प्रिकॉशंस के अंदर, मेडिसिन के अंदर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम सामने आ रही हैं कि मेडिसिन इसके लिए एज सच कुछ नहीं है इसकी नहीं, क्योंकि आप खुद माहिर हैं। इसके ऊपर क्या लोगों को मशवरा देंगे? क्योंकि हमने जैसे बुखार हो हमें आइडेंटिफाई डॉक्टर के पास जाना है तो बाद की बात उससे पहले टोटके शुरू हो जाते हैं, वो ठंडी पट्टियाँ कर लें, कोई मेडिसिन खिला दें, जो पैनाडोल खिला दें, जो पहले आया, और मशवरे स्टार्ट हो जाते हैं। इसके ऊपर ज़रा बहुत हमें बहुत मतलब एक तो जनरल प्रोटेक्टिव जो मेजर्स हैं वो पैनाडोल हैं या बाकी मेजर्स तो लेने चाहिए, लेकिन जो टेक्निकली जो मेडिकली साबित हुआ है ना, जो स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीनेशन थी, वो अगर कुछ तहकीकात से ये साबित हुआ है कि स्मॉल पॉक्स की जिसकी वो वैक्सीनेशन लगी हुई है ना, तो क्योंकि हमने प्रीवियसली इसको अब्सोल्यूट कर दिया था स्मॉल पॉक्स की, लेकिन अब किताबों में या हमारे पास जो जितना भी डाटा अवेलेबल है उसके मुताबिक अगर स्मॉल पॉक्स की जो जिसकी वैक्सीनेशन लगी हुई है ना, उन पेशेंट्स में ये उसके कदरे कम होता है या उसके चांसेस कम होते हैं। अभी इसकी इटसेल्फ वैक्सीनेशन तो नहीं है, लेकिन जो है कदरे स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीनेशन लगी हो तो वो कदरे कम होता है। हाँ, दुनिया में कुछ हैं मतलब एंटीवायरल हैं जो मतलब टाइकोवेरेट है या इस तरह के नामों से आ रही हैं, वो पाकिस्तान में अभी करंटली अवेलेबल नहीं है, वो मतलब उस पर रिसर्च जारी है। तो होपफुली आने वाले दिनों पे इस पर वैक्सीनेशन भी आ जाएगी, ट्रीटमेंट भी हो जाएगी। लेकिन अपने नाज़रीन के लिए एक दफ़ा दोबारा बताता चलूँ, अपने बच्चों को, अपने बूढ़ों को, प्रेग्नेंट वुमेन्स को, और स्पेसिफिकली जो HIV पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनको एहतियात बरतने की ज़रूरत है। अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए भी यही पैगाम है कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के साथ अपने मरीजों को देखें, उनकी भी केयर करें, अपने घर वालों को भी केयर करें। ये बड़ी खूबसूरत मैसेज था डॉक्टर साहब की तरफ से कि जो डॉक्टर साहिबान भी या क्लिनिक से ऊपर भी लोग इनको डील कर रहे हैं, वो ये ज़रूर देखें कि अगर आपके पास मरीज़ ऐसा आता है उसे मुतलका बड़े हॉस्पिटल की तरफ रेफ़र करें, ना कि खुद गैर एहतियात के तौर पर उनको टच करें और आप खुद भी फैलाव का ज़रिया बने। और फिर प्रेगनेंट बूढ़े बच्चे और जो HIV पॉजिटिव है उनके लिए कि आप लोग ज़्यादा सेंसिटिव हैं, ज़्यादा भी ध्यान रखें और पैनिक क्रिएट ना करें, मतलब चीज़ों को हम डील कर लें और टोटकों के ऊपर ना जाएं, डॉक्टर से रब्ता करें ताकि आप इससे बेहतर और इस बीमारी से बच सकें और आगे फैलाव को भी इससे बचाया जा सके। प्रोग्राम में आगे लिए चलते हैं।
अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हम हज़रत लेडी डॉक्टर्स मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का वक्त देने के लिए। अच्छा, मॉन्की पॉक्स एम पॉक्स सेमिनार यूनिवर्सिटी के अंदर भी, मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी चल रहा है। आप क्या समझती है कि प्रेग्नेंट ख़वातीन को बारहा इंडिकेट किया जा रहा है? जितने भी हमारे साथ डॉक्टर्स माहिरीन थे उन सब ने ये कहा बारहा कि सबसे ज़्यादा इसके अंदर अटैक जो है वो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हैं वो बहुत रेडार पे होंगी। तो उनके लिए क्या मशवरा होगा कि वो अपने आप को प्रिकॉर कैसे करें, बचाएं कैसे, अगर खुदा न खास्ता हो जाता है तो अपने और अपने बच्चे को कैसे महफूज रखें? इसके लिए पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि जिन भी लोगों की क़ुव्वत मुज़ाफ़रत, जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं, वो कमज़ोर है, वो ज़्यादा ख़तरे में है कि उनको इस वायरस से बचने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर वो इससे मुतासर होते हैं तो उनके जिस्म पे इसके असरात भी ज़्यादा बुरे आएंगे। इनमें आती हैं प्रेग्नेंट ख़वातीन, यानी हामला ख़वातीन, बूढ़े लोग और छोटे बच्चे। तो उनके लिए ये है कि अगर ऐसे इस तबके से ताल्लुक़ रखने वाले किसी भी फ़र्द को बुखार के साथ जिस्म पे कोई रैश, धब्बे, निशान कुछ भी बनता है तो वो फ़ौरी तौर पे अपने मालिज से रब्ता करे, उसको घर में किसी टोटकों से या किसी भी चीज़ से ठीक करने की कोशिश ना करे, और बर वक्त उसकी तशख़ीस और बर वक्त इलाज जो है वही बेहतर है, ताकि वो ख़ुद को और दूसरों को इससे महफूज रखे। अच्छा, ये आपने जब टोटकों की बात की तो हमारे माशरे में सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि जो भी पता लेने आता है वो एक नया टोटका देता है, और हम रैपिडली, जैसे हमने देखा कि कोविड आया तो बहुत सारी अद्वियात इस्तेमाल करके लोग मौत के मुंह में चले गए। इवन कि अगर वो एहतियात करते और उन चीज़ों का इस्तेमाल ना करते तो बच सकते थे। तो फिर अगर ये आपके जिस्म के ऊपर धब्बे जैसे वो जिसे छाले कहते हैं मंजे, तो उसके लिए क्या, क्योंकि लोग बहुत सारी ट्यूब्स या बहुत सारे टोटके यूज़ करेंगे, क्या उनका इस्तेमाल करना सही है या कोई महलूल और साफ़ महलूल से, डिटॉल वाले या किसी से नहा लेना चाहिए? बगैर अपने डॉक्टर या फिजिशियन से रब्ता किए कोई भी महलूल या कोई भी चीज़ इस्तेमाल करना जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि आम लोगों को नहीं पता होता कि कौन सी चीज़ जो है उनके जिस्म पे कैसे असर करेगी। जैसे आपने खुद मिसाल दी कि कोविड के टाइम में बहुत सारे लोगों ने ऐसी हर्ब्स यूज़ की अपने इलाज के लिए जिनसे उनको लेग्जेटिव्स के तौर पे बहुत ज़्यादा लूज मोशंस लग गए और उनसे उनकी डेथ जो है वो उस हर्ब के इस्तेमाल की वजह से हो गई। तो किसी भी ऐसी चीज़ का बगैर पूरी तस्दीक के इस्तेमाल करना जो है वो ठीक नहीं रहेगा, ठीक नहीं होगा। अच्छा, आप ख़ास तौर पर जो हमारी ख़वातीन हैं या बच्चे माएँ हैं उनको क्या मशवरा देंगी? उनको मेरा यही मशवरा है कि अगर जो भी उनको लगता है, पहले तो वो कॉन्टैक्ट के पास ही ना जाए ना। उनको लगे कि किसी को इस तरह सिम्टम्स आ रहे हैं, किसी के वो रैश वगैरह उसके ऊपर आ रहे हैं, तो उन्हें चाहिए कि अवॉइड करें। अगर आपने कॉन्टैक्ट करना भी है तो मास्क इस्तेमाल करें, ठीक है, और पहले अपनी प्रिकॉशन इस तरह करें। लेकिन अगर खुदा न खास्ता हो भी जाता है उनको तो फिर आपने फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना है अपना, और एज सून एज पॉसिबल वो जो कर सकती है डॉक्टर जो भी पास हो उससे आपने मुआयना करवाना है अपना, और सारा उसको होगा। क्योंकि हमारे अमूमन ये, मैं एक सवाल बड़ा नाज़रीन के, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हैं वो मैं इसलिए डॉक्टर साहिबान के सामने रख रहा हूँ, आपके सामने रखूँगा कि हमारे अमूमन ये होता है कि सफाई दूसरा इंसान करना शुरू कर देता है और उनको ये नहीं पता होता कि ये फैल सकता है, और ये हमें जो ना हमारी कोई कमज़ोरियाँ वो ज़्यादा हमारे लिए मेरे ख्याल जान पर साबित होती हैं। उनकी बहुत तो स्पेशली ये है कि जो उसके जो बनते हैं रैशेस वगैरह बनते हैं, छाले बनते हैं, उनमें जो पानी होता है वो कॉन्टेक्ट मतलब उससे वो कंटेजियस होता है, तो उससे आपने अवॉइड करना है। अगर कोई भी निकल भी आता है तो ग्लव्स पहन के उसको आपने मतलब हैंडल करना है, अगर करना पड़ भी जाता है घर में, लेकिन आपने एज सुन एज पॉसिबल जो आपका नियरेस्ट हॉस्पिटल है उधर जाके उन्होंने कॉन्टैक्ट करना है उनके साथ, और जो भी वो आप कहते हैं वैसे, और कोई टोटके और अद्वियात खुद से इस्तेमाल ना करें। नहीं वो नहीं। बहुत शुक्रिया दोनों डॉक्टर साहिबान का शुक्रिया। मकसद सिर्फ एक था कि आगाही और आवाम तक एक बात पहुंचाइए, क्योंकि हमने कोविड के अंदर भी पहले प्रोग्राम्स किए, और जो भी कोई वायरस इन्फेक्शन या वायरल हो हम उस पर एक इनिशिएटिव लेते हैं ताकि आवाम को आगाही दे सके, जो कि हमारे प्रोग्राम का मकसद भी है। तो मकसद प्रोग्राम का यही था कि आवाम को पता हो मॉन्की पॉक्स, एम पॉक्स, जो भी दोनों में से नाम इस्तेमाल करें, इसके एहतियाती तदाबीर क्या हैं, हमसे आगे कैसे फैल सकते हैं, हमने कैसे महफूज रखना है, और अगर हो जाता है तो फिर इसकी एहतियाती तदाबीर और प्रिकॉशन मैयर क्या हैं, टाइम ड्यूरेशन क्या है, मेडिसिन क्या है, सब डॉक्टर हमारे साथ मौजूद है। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर फ़हीम यूसुफ हमारे से मौजूद हैं, एक्टिंग MS भी हैं एलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद और डिवीज़न का सबसे बड़ा हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर जो हैं वो इख्तियार कर ली गई हैं, और लोगों को कौन कौन सी फैसिलिटेशन जो एलाइड हॉस्पिटल मॉन्की पॉक्स या एम पॉक्स के हवाले से प्रोवाइड कर रहे हैं? जी, गवर्नमेंट पंजाब और हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी साहब जो हैं स्पेशलाइज्ड हेल्थ के मोहतरम डॉक्टर अहमद जावेद काजी साहब, उनकी इंस्ट्रक्शंस हमें आई थी
उसके फ़ौरन बाद हमने अपने आइसोलेशन वार्ड में इसके लिए 2 बेड्स जो हैं वो अलग स्पेसिफाई कर दिए हैं, और एक हमने रैंप अप प्लान के लिए एक पूरा आइसोलेशन, हमारे पास 2 आइसोलेशन वार्ड्स हैं, एक को हमने कंप्लीट जो है उसके लिए रख लिया और 2 जो आइसोलेशन करंट वार्ड है उसमें बेड्स रख दिए हैं। इसके साथ साथ हम पूरे हॉस्पिटल्स में फ्लेक्सिस लगा रहे हैं अपने डॉक्टर्स की अवेयरनेस के लिए, अपने नर्सिस, पैरामेडिक्स और सपोर्टिंग स्टाफ के लिए। उसके साथ साथ हम अपने तमाम जो इक्विपमेंट्स हैं और जो इसकी मॉकी पॉक्स के रिलेटेड मेडिसिन हैं उनकी अवेलेबिलिटी जो है उसको इंश्योर किया है। अपने डॉक्टर्स को ट्रेन कर रहे हैं इस डिज़ीज़ की डायग्नोसिस और मैनेजमेंट के रिलेटेड, और इसके साथ साथ हम अपने मज़ीद वार्ड्स को बेहतर और फंक्शनल करने के लिए कि ताकि अगर खुदा न खास्ता ऐसे केसेस आते हैं ज़्यादा हो जाती है तो उसको प्रॉपरली मैनेज किया जाए। इसके साथ मेरी आम लोगों के लिए आगाही के लिए ये है कि अगर आपको इसकी कुछ सिम्टम्स आ जाए तो फौरी तौर पे आप अलाइड हॉस्पिटल की मेडिकल इमरजेंसी जो है उसमें आ जाए। वहाँ पे फ़िल्टर क्लिनिक है, पहला रूम लेफ़्ट साइड एंटर होते ही वहाँ पे हमारे डॉक्टर्स हैं, पूरा अमला मौजूद है, उसको चेक किया जाएगा, फिर उसको फ़ौरन बाद आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। अरे डॉक्टर साहब, अभी पाकिस्तान में तो इससे इतने केसेस या एज सच नहीं है, बाहर से आने वाली फ़्लाइट्स के ऊपर ज़्यादा चेक एंड बैलेंस रखा गया है, तो एयरपोर्ट भी आपके साथ लिंक है, अगर कोई वहाँ से इंडिकेशन या वहाँ कोई आइडेंटिफाई होता है पेशेंट तो उसे भी यहाँ रेफ़र किया जाएगा? जी बिल्कुल, हम वर्दी मैडम कमिश्नर साहिबा जो है फैसलाबाद की और जो डीसी साहब हैं और जो हमारे वाइस चांसलर साहब हैं, हमने बैठ के एक इंटीग्रेटेड और कोऑर्डिनेटेड मीटिंग की है, और हम तमाम जो लोकल डिपार्टमेंट्स हमारे फैसलाबाद सिटी के अंदर मौजूद हैं उनके साथ लिंक्ड हैं। हमारी मीटिंग्स हो रही हैं, टेलीफोनिक ग्रुप्स बने हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे हम बिल्कुल लिंक्ड हैं। जो ही कहीं पे भी एयरपोर्ट्स पे, रेलवे स्टेशंस पे या कोई पब्लिक प्लेसेस जहाँ से भी कोई हमें केस रिपोर्ट होगा, फ़ौरन हम एक इंटीग्रेटेड एफर्ट के तौर पर उस पेशेंट को देखभाल के लिए अलाइड हॉस्पिटल में शिफ्ट करेंगे ताकि उसका इमीडिएटली जो है एक अच्छा रिस्पॉन्स और उसकी मैनेजमेंट प्रॉपर हो सके। अच्छा, एक आवाम को बता दें कि पैनिक की अभी इतनी ज़रूरत तो नहीं है, मतलब थोड़ा सा एहतियात की ज़रूरत है, लेकिन एकदम से जो एक मॉन्की पॉक्स के ऊपर पैनिक क्रिएट हो रहा है पूरी सोसाइटी के अंदर। जी बिल्कुल, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कोई भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ है और इसमें पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है। आवाम को मुतमईन रहना चाहिए और एहतियाती तदाबीर तो हमें हमेशा के लिए करनी चाहिए। हमारे दीन इस्लाम ने भी ये हमें सिखाया है और हम इसके अमल भी करते हैं, और बिल्कुल भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ मैं बता दूं कि जैसे ये इंटरनेशनली ये चीज़ें चल पड़ी हैं और नेशनली भी हमसे 1-2 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, तो उस सिलसिले में मेरी अवामुन्नास से ये रिक्वेस्ट है कि वो एहतियात ज़रूर करें और घबराने की इसमें किसी किस्म की बहुत ज़्यादा पैनिक वाली सिचुएशन अभी नहीं है हमारे पास। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़हीम साहब थे, बहुत ही डिटेल में उन्होंने सारी चीज़ें रखी और पैनिक की ज़रूरत नहीं है। अलाइड हॉस्पिटल मुकम्मल तौर पर तैयार है, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया, ज़िला इंतज़ामिया, पंजाब गवर्नमेंट, पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट जो है तैयार है। आवाम को बारहा पूरे प्रोग्राम के अंदर यही कहा जा रहा है कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, अद्वियात या टोटकों से ज़रा कुछ महफूज रहा जाए। आगे लिए चलते प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर आमिर शौकत जो कि प्रो वाइस चांसलर भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपके कोविड के अंदर आपकी तारीफ़ और आपकी खदमात काबिल तहसीन है तमाम डॉक्टर साहिबान, बल्कि ये पूरा अगर मैं फ़ील्ड को लूँ तिब्बी माहिरीन को, ये पाकिस्तान के हीरोज़ थे। अब मॉन्की पॉक्स के ख़तरात और वो बाद गस्त हर कोई सोच रहा है, हमसे सवाल कर रहे हैं इस पर प्रोग्राम करें, तो हमने ये सोचा कि पहले वक्त से पहले एक चीज़ हो ताकि आप लोगों को भी काविश आवाम तक पहुँचे। कितने ख़तरात हैं, कितना ख़तरा है, किस हद तक हम इसके घेरे में आ सकते हैं और आवाम को क्या करना होगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल कि आपने मौका दिया है कि आपको मंकी पॉक्स के जो मोटे मोटे फीचर्स हैं उसके बारे में हम बता सकें आपको। जैसे कि आप जानते हैं कि ये बीमारियाँ इस तरह की हैं जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान को मुंतकिल होने का ख़तरा मौजूद होता है, और हमने अपने कोविड के एक्सपीरियंस से, चिकन पॉक्स के एक्सपीरियंस से ये सीखा है कि अगर पब्लिक अवेयरनेस सेमिनार्स किया जाएँ और आवाम के अंदर इस बात की आगाही पैदा की जाए और उनको मालूम पड़े कि इस बीमारी की कौन सी ऐसी अलामतें हैं जिनके बारे में वो सोच के अपना बचाव कर सकें, तो बचाव जो है ना वो इलाज से हर लिहाज से बेहतर है। इसका मतलब ये वाला हुआ कि असल में ये मर्ज़ इस तरह के होते हैं कि इनकी अलामतें जब नुमायाँ होती हैं या इनके जो बॉडी के ऊपर रैश जब आ जाते हैं, उस वक्त तक जो है ये एक दूसरे से, एक इंसान से दूसरे इंसान को ये चीज़ मुंतकिल हो चुकी होती है। इसका मतलब यूँ है कि हमने रिकगनाइज़ करना है कि जिसको भी आजकल इस तरह की अलामतें नुमायाँ हो रही हैं, जिस तरह के उसको बॉडी में दर्दें होती हैं, उसको सीवियर फीवर हो रहा है, जिसम टूट फूट रहा है, तो यही चीज़ें कोविड के अंदर भी हम बताते रहे हैं, क्योंकि कोविड में भी आप जानते हैं कि उसको मालूम पड़ता ही नहीं था कि उसको कोविड है या नहीं है, और एक दूसरे से को बीमारी मुंतकिल कर चुका था। गो कि ये उतनी तो नहीं
शिद्दत से फैलने वाली, मगर ऐसा ख़तरा इस मर्ज़ के अंदर भी मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो है ना पब्लिक के अंदर ये एक आगाही यह पैदा करनी है कि जब आपको बिला वजह का बुखार हो रहा हो, ठीक है ना, एक बुखार है कि खांसी होगी, नज़ला होगी, आपको अंदाज़ा हो गया वो कि उसके अंदर भी आपको एहतियात करनी चाहिए। एक वॉमिटिंग हो गई, पेट ख़राब हो गया, उससे बुखार हो गया, तो आपको मालूम पड़ गया कम अज़ कम कि यार वजह बुखार की क्या है। मगर जो बिला वजह के बुखार हैं उसमें थोड़ा सा अपनी एहतियात करके एक दूसरे से अलग करने का जो है ना, ये हमें एक रवैया अपनी सोसाइटी में इख्तियार करना पड़ेगा। अच्छा, एक बड़ी अहम है कि अगर हम प्रिकॉशन की तरफ जाएंगे तो बहुत सारी आप जैसे, लेकिन मेडिकेशन और टोटके ये हमारा तुरा इम्तियाज़ है हम माशरे का कि हम खुद से जब एकदम से पैनिक होते हैं और फिर जो दवाई हाथ लग जाए लगा दें, ऊपर भी लगा लें, खा भी लें। इसके ऊपर ख़ास तौर बता दें कि अगर हो जाता है तो आवाम को और हर शहरी को कौन सी चीज़ों की तरफ आना चाहिए। डॉक्टर से भी रब्ता करें, लेकिन इसके अलावा मेडिकेशन, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि मेडिकेशन इसका हल वैसे नहीं है जैसे बाकी बीमारियों के अंदर है। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज़ किया है। अब प्रॉब्लम क्या है ये वाला कि हमारे मुल्क में जब भी रैश बनता है ना, आप भी नहीं देखो कि भी आपको दाने निकल आए बॉडी के ऊपर या इचिंग शुरू हो जाए, तो सबसे पहले जो है ना वो हम जाते हैं या तो अनफॉर्चुनेटली जहाँ हेल्थ की फैसिलिटियाँ अवेलेबल नहीं और क्वैक्स बैठे हुए हैं तो उनको ठीक करना आता है, वो स्टीरॉयड का टीका जो है ना वो लगा देते हैं। अब उसके साथ क्या होता है कि वक्ती तौर पे वो रैश जो है ना दब जाएगा और आपकी खारिश ख़त्म हो जाएगी और वो समझे कि इस बीमारी में एक जहर का टीका है। क्यों? क्योंकि उसने आपकी मुदाफ़िती क़ुव्वत को इस कदर कमज़ोर कर देना है कि अंदरूनी तौर पे वायरस ने जो है ना वो बढ़ते जाना है। वक्ती तौर पे ठीक हो गई और काम ख़राब हो गया। कुछ देर पहले हमारे जो है ना हमने चिकन पॉक्स के भी एक इस तरह की प्रॉब्लम को फेस किया था और इन दी एंड हमारा यही नतीजा था कि जब वो रैश निकलते थे ये लोग जो है ना वो क्वैक्स के पास जा रहे थे और वो स्टीरॉयड लगा रहे थे, जिसका धमाका होता है एकदम ही इंसान कोलैप्स। इसका मतलब ये है कि मुस्तदा डॉक्टर के पास जाइए। इसका जो है ना ये हाल है कि जब बॉडी के ऊपर रैश नुमाया होता है आपको खुद से अंदाज़ा नहीं होना, रैश जो है और इचिंग होना, खारिश होना, जिसको पंजाबी ज़बान में कहते हैं तप्पड़ बन जाना, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। ये सिर्फ एक मुस्तद माहिर ही फैसला कर पाएगा कि इसको जो है ना हम आम रैश के तौर पे लेते हैं कि हम जो है ना इसको स्पेशल रैश के तौर पे समझ के इसको इन्वेस्टिगेट करें कि ये चिकन पॉक्स है या मंकी पॉक्स है या किसी और चीज़ का है। और हमें आजकल एक और ख़तरा भी है ना कि हमारे वो गंदम का सीज़न है तो तूड़ी जब उड़ी होती है तो इचिंग बॉडी को बड़ी जल्दी शुरू हो जाती है। मेरे ख्याल में वैसे हवा में आंधियों का सीज़न आ जाता है तो लोग एकदम से खौफज़दा ना हो जाएं, ये भी बड़ा हमें देखना होगा। मोर्टेलिटी इसकी ज़्यादा नहीं है तो थोड़ा सा एहतियात हमें है। ये सेल्फ लिमिटिंग हम कहते हैं कि जो बीमारी जिसके अंदर जो है ना कोई बहुत ग्रेव कॉम्प्लिकेशन यानी कि बहुत कोई कॉम्प्लेक्स मसले बनने के चांस बहुत थोड़े हैं, आपको शायद एडमिट करने की भी ज़रूरत ना पड़े और इसने खुद ही ठीक हो जाना। और सबसे अच्छी बात है कि जब एक दफ़ा ठीक हो जाएगा कि तो उसको मुस्तकिल बॉडी को कोई नुकसान नहीं है, यानी कि वंस यू आर ओके यू विल बी परफेक्टली फाइन। तो इसका मतलब ये है कि जो हो जाएगा वो दिखने में कुछ दिन तो बुरा लगेगा मगर जब वो ठीक हो जाएगा तो बॉडी पे परमानेंट असरात कोई नहीं होंगे। मगर ये वाला ज़रूर है कि आप ज़ाहिर है कम्युनिटी को बचाना तो चाहते हैं ना, ये भी तो गलत बात है कि बताई ना जाए और ऐसे ही कहा जाए कि जी मसला ही कोई नहीं है। तो अगर आप एहतियात करके ये हमने ये सेमिनार का पहले भी कई दफ़ा इनेकाद किया, हमने ऐसे अहतमाम किया है। इस दफ़ा सेमिनार जो है ना इसलिए हमने कहा है कि ताकि डॉक्टर्स को और पब्लिक को ये बताया जा सके कि ऑब्वियसली गवर्नमेंट इज़ टेकिंग इट वेरी सीरियसली और लेना भी चाहिए। हमने कोविड में सीरियसली लिया है तो हमारे मुल्क की एक सक्सेस एक्सपीरियंस हमारा बिल्कुल। आप भी इस बात को तस्लीम करेंगे कि इस सारे मामले में गवर्नमेंट की तरफ से डॉक्टर्स की सपोर्ट से बेहतरीन इक़दाम पाकिस्तान के अंदर जो है वो उस तरह का तो कोविड नहीं हुआ जिस तरह की दुनिया में सुना है। तो अगर ऐसा एहतमाम कर लिया जाए तो मेरे ख्याल में ये काबिश कामयाब है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। प्रोफेसर साहब ने हमें बहुत डिटेल में बताया। मेरे ख्याल में इसके बाद मेरे ख्याल में आवाम के बहुत सारे सवालात और क्वेरीज पूरे प्रोग्राम के अंदर हमारे सॉल्व होते हैं कि एहतियाती तदाबीर सबसे अहम है और फिर वही कि एहतियात इलाज से बहुत बेहतर है। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।